ये कहानी है जॉर्ज बैंक नाम के एक आदमी की, जिसकी बेटी एनी एक दिन उससे कहती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहती है। जॉर्ज की वाइफ नीना तो ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन जॉर्ज को समझ नहीं आता कि इस बात पर वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके लिए तो वो उसकी प्यारी सी नन्ही बच्ची थी। एक बाप को दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती हैं जब उसकी नन्ही बेटी एक प्यारी सी कभी न भूल पाने वाली मुस्कान के साथ उसे देखती है, उसकी गोद में चढ़कर उसके सीने पर सर रखती है और उसे अपना हीरो बताती है। फिर वो कुछ बड़ी होती है, कानों में बालियां पहनने लगती है, आंखों में काजल लगाती है और हाई हील्स वाली सैंडल पहनने लगती है। उस वक्त से एक बाप के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगती हैं। उसे डर लगना शुरू हो जाता है कि उसकी बेटी कहीं किसी गलत लड़के के चक्कर में न पड़ जाए, ऐसे लड़के जिन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है। फिर वो थोड़ी और बड़ी और समझदार होती है तो एक बाप को अब गलत लड़कों से ज्यादा उसके सही लड़का चुनने की बात से डर लगने लगता है, क्योंकि यही वो शुरुआत होती है जब बेटी अपने बाप को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। अपने बाप की जगह उसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ जाता है। यही तूफान उस दिन जॉर्ज की जिंदगी में भी आता है। 6 महीने बाद कॉलेज से लौट रही एनी को लेकर जॉर्ज बहुत एक्साइटेड था। वो अपनी स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली फैक्ट्री से जल्दी घर के लिए निकलता है और साथ में एनी के लिए एक नई साइकिल भी लेकर आता है। आते ही वो एनी को देखता है जो बहुत अलग सी लग रही थी। आज उसमें एक चुलबुली लड़की से ज्यादा एक खूबसूरत औरत नजर आ रही थी। जॉर्ज को ये अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी जब वो उसके गले से लगती है तो वो उसकी तारीफ कर ही देता है। अब एनी आई थी तो जॉर्ज इस पूरे हफ्ते की प्लानिंग करने लगता है, जैसे किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, कौन से थिएटर में लगी फिल्म देखनी है। लेकिन इसी बीच एनी हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि अब से 3 महीने पहले उसकी ब्रायन नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई और कुछ मुलाकातों के बाद ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लड़के ने एनी को अपनी एंगेजमेंट रिंग भी पहना दी और अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर एनी की मॉम नीना और छोटा भाई मैटी तो बहुत खुश होते हैं और एनी को बधाई देने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज के चेहरे पर बड़े अजीब से एक्सप्रेशन आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी छोटी सी एनी अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रही है। आखिर उसके मुंह से एकदम ना निकल जाती है। वो कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जिस पर एनी कहती है कि मैं 22 की हो चुकी हूँ, मॉम की उम्र तो इससे भी कम थी शादी के टाइम। जब जॉर्ज की ये बात नहीं चलती तो फिर वो कहता है कि मुझे तो लगता था तुम शादी जैसी बातों में भरोसा करने की बजाय एक सेल्फ डिपेंडेंट कामयाब औरत बनना चाहती हो, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हो। एनी कहती है कि हाँ, लेकिन ब्रायन से मिलने के बाद मेरा नजरिया बदल गया। शादी के बाद भी वो मेरे करियर में मुझे सपोर्ट करना चाहता है। वो कहती है कि ब्रायन बहुत अच्छा लड़का है, उसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जॉर्ज को इस बात का थोड़ा बुरा सा लगता है। वो कहता है कि जरूर ये ब्रायन कोई ऐरा गहरा सड़क छाप होगा जो तुम्हारी कमाई पर जिंदगी गुजारना चाहता है, या फिर उसे नौकरी पर रखने के चक्कर में मुझे ही अपने किसी मेहनती एम्प्लॉय को नौकरी से निकालना पड़ेगा। आखिर वो सख्त लहजे में कह देता है कि मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होगी। इस बात पर एनी भी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ब्रायन कोई सड़क छाप नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट है जो एक नहीं बल्कि कई कंपनियों के मामले हैंडल करता है। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अब एनी को नाराज देखते ही जॉर्ज से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। वो जल्दी से उसके पास जाता है और प्यार से कहता है कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है तो मेरे लिए कोई वजह ही नहीं बचती उसे नापसंद करने की, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम्हें मुझे उससे मिलवाना होगा। ये सुनते एनी खुश होकर उसके गले लग जाती है। कहती है कि 1 घंटे में ब्रायन यहीं आपसे मिलने आने वाला है। अब जॉर्ज एनी को बास्केटबॉल का चैलेंज देता है जो वो दोनों हमेशा खेला करते थे, लेकिन इस दौरान भी वो ब्रायन को लेकर उससे कई सवाल करता रहता है, जैसे उसकी उम्र क्या है, जैसे चाहता हो कि कोई तो बहाना मिले। आखिर उसके और उसकी बेटी के बीच ये ब्रायन कहाँ से आ गया। थोड़ी देर में ब्रायन, जो दिखने में बहुत हैंडसम था, वो एक अच्छी सी कार में वहां आ जाता है, लेकिन खिड़की में से देखते हुए जॉर्ज नीना से कहता है कि लड़का तो ठीक लग रहा है, लेकिन गाड़ी थोड़ा तेज चलाकर लाया है। अंदर आने पर नीना तो बहुत खुशी और एक्साइटमेंट के साथ ब्रायन का वेलकम करती है, लेकिन जॉर्ज उससे किसी बिजनेसमैन की तरह मिलता है, बस हाय हेलो कहकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जिससे ब्रायन थोड़ा नर्वस सा होने लगता है। तभी एनी अंदर से आ जाती है और आते ही ब्रायन के गले लग जाती है। दोनों एक नॉर्मल सी किस भी करते हैं और बैठने के बाद ब्रायन एनी के पैर पर अपना हाथ भी रख लेता है। ये देखते ही जॉर्ज की आंखें ऐसे तन जाती हैं जैसे अभी उसे उठाकर पटक दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के इतने करीब आने की। लेकिन नीना ब्रायन को देखकर बहुत खुश थी। वो कोहनी के इशारे से उसे नॉर्मल रहने को कहती है, जिससे जॉर्ज को भी एक नकली हंसी दिखानी पड़ती है। जॉर्ज उससे उसके काम के बारे में पूछता है और ब्रायन भी उसे अच्छे से समझाता है, लेकिन उसका काम ऐसा था जो किसी को भी झूठ लग सकता था, खासतौर से उस जमाने में जब इंटरनेट की बस शुरुआत ही हुई थी, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है। आखिर काम और नौकरी की बातों को छोड़कर वो जॉर्ज से कहता है कि आपकी बेटी मेरा पहला प्यार है। वो एक बहुत ही काबिल लड़की है। शादी के बाद भी मैं उसके सपनों, उसके पैशन सब में उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। उसके दिल से निकली ये बातें सुनकर नीना अपनी खुशी को संभाल नहीं पाती और उठकर एनी को गले से लगा लेती है, लेकिन जॉर्ज वैसे का वैसा ही रहता है, एकदम सख्त और खामोश, जिससे ब्रायन भी उससे ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहा था। अब एनी ब्रायन को बाहर घुमाने के लिए उसके साथ जाने लगती है तो जॉर्ज कहता है कि बाहर ठंड हो रही है, कुछ गर्म कपड़े पहन जाओ।
एनी जॉर्ज की बात को तो टाल देती है, जैसे अक्सर बच्चे करते ही हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके माँ बाप उनका जरूरत से ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। लेकिन जब ब्रायन कहता है कि हाँ बाहर वाकई में ठंड हो रही है, तो एनी तुरंत गर्म कपड़े पहनकर उसके साथ चली जाती है, जिससे जॉर्ज सोचता रह जाता है कि उसके दिन अब गुजर चुके। वो जानता है कि उसकी बेटी उसे हमेशा प्यार करती रहेगी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में वो उसका पहले वाला हीरो नहीं रहा। उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। जॉर्ज अपने आप को एक ऐसे पुराने मॉडल के जूते के रूप में देख रहा था जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लोग उसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। उसकी मार्केट अब खत्म हो चुकी है। उन दोनों के जाने के बाद भी वो नीना से ब्रायन में कोई ना कोई कमी निकालता ही रहता है। जैसे हो सकता है कि वो अपनी जॉब के बारे में झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो पहले से शादीशुदा हो, क्योंकि ऐसे केस अक्सर न्यूज पर दिखते रहते हैं। क्या पता वो कोई प्ले बॉय हो जो एनी का इस्तेमाल करके उसे छोड़ जाए। लेकिन नीना उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम बस बिना वजह की चिंता किए जा रहे हो। मेरा दिल कह रहा है कि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच है। हमारी एनी को वो हमेशा खुश रखेगा। आखिर जॉर्ज थोड़ा शांत होता है, लेकिन एनी की शादी को लेकर वो अभी भी अपने आप को पूरी तरह तैयार नहीं कर पा रहा था। एनी के इस फैसले में जैसे उसे अपनी हार नजर आ रही थी। उसकी हर बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता ही ना हो कि एनी उसे छोड़कर जाए। फिर भी 2 दिन बाद उसे नीना के साथ ब्रायन के घर उसके मॉम डैड से मिलने जाना पड़ता है। जॉर्ज कहता जा रहा था कि ब्रायन के मॉम डैड का घर कोई ऐसा ही आम लोगों के घर जैसा होगा, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि ये घर इतना बड़ा था कि इसमें उनके जैसे 3-4 घर समा सकते थे। फिर भी जॉर्ज कोई ना कोई कमी निकालता ही जाता है। कहता है कि दिखावे की जिंदगी जीने के चक्कर में ये लोग कर्ज में डूबे होंगे। लेकिन नीना जॉर्ज को अच्छी तरह जानती थी कि वो ऊपर से ये सब कह रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत नर्वस है। आखिर घर के अंदर ब्रायन के मॉम डैड उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उनकी बेटी एनी की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि हमें तो एनी बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर वो खुशी में थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन जॉर्ज इसे पहले से प्लान किया हुआ एक ड्रामा मानता है और वॉशरूम यूज करने के बहाने से घर में ताकाझाकी करनी शुरू कर देता है। वो ब्रायन के डैड की वर्क डेस्क पर रखी उनकी बैंक बुक को देखने लगता है, मगर तभी वहाँ उनके कुत्ते आ जाते हैं, जिनसे डरकर जॉर्ज को खिड़की से घर के बाहर कूदना पड़ जाता है और ब्रायन के डैड की बैंक बुक उससे पूल के पानी में गिर जाती है। साथ ही इसे निकालने के चक्कर में वो खुद भी पूल में गिर जाता है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉर्ज एनी से कहता है कि ब्रायन के मॉम डैड से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। वहाँ जो हुआ था वो उसके बारे में एनी से कुछ नहीं बताता। नीना कहती है कि ब्रायन की मॉम ने शादी में आने वाले उनके मेहमानों की लिस्ट भेज दी है, बस 5 महीने बचे हैं, अब हमें शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। तभी ब्रायन भी आ जाता है और आज वो जॉर्ज को डैड कहकर बुलाता है, जिस पर जॉर्ज को बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। नीना उन दोनों से पूछती है कि वो कैसी शादी करना चाहते हैं, जिस पर एनी कहती है कि उनके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है तो वो बहुत बड़ी शादी नहीं रखना चाहते। वो चाहती है कि चर्च में शादी करके रिसेप्शन घर पर ही हो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर जॉर्ज बड़ा खुश होता है। कहता है कि ठीक है, घर पर ही मेहमानों को बुलाकर एक छोटी सी बारबेक्यू जैसी शादी करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची से भी कोई फायदा नहीं है। अब एनी और ब्रायन तो इस बात को मजाक समझते हैं, लेकिन रात को नीना जॉर्ज से कहती है कि जब से एनी ने तुमसे शादी की बात की है तब से तुम्हें हो क्या गया है, तुम ये अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। एनी ने कहा है कि वो बहुत बड़ी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी छोटी बारबेक्यू जैसी शादी करना चाहती है। वो उसे समझाती है कि शादी एक बड़ा मसला है, उसमें अपनी हैसियत, लड़के वालों और उनके मेहमानों का स्टेटस सब कुछ देखना पड़ता है। हम कोई गरीब तो है नहीं, दोनों अपने अलग बिजनेस चलाते हैं। हमारी बेटी की शादी का रिसेप्शन ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं। जॉर्ज को उसकी ये बात समझ में आ जाती है और अगले दिन वो नीना और एनी के साथ एक वेडिंग प्लानर से मिलने चल देता है। वरना जॉर्ज तो कह रहा था कि वेडिंग प्लानर की जरूरत ही क्या है, हम अपने बिजनेस चला सकते हैं तो शादी के इंतजाम नहीं कर सकते क्या। आखिर जब वो फ्रैंक नाम के उस वेडिंग प्लानर से मिलते हैं तो जॉर्ज को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो वो फ्रेंच होने की वजह से ऐसी इंग्लिश बोल रहा था जो आधी से ज्यादा उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी, और दूसरा जॉर्ज को लग रहा था कि वो हर चीज का बहुत ज्यादा खर्च बता रहा है। जैसे $1200 के केक को जॉर्ज कहता है कि इससे कम में तो मैंने अपनी पहली कार खरीद ली थी। आखिर आटे और पानी से बने इस केक में ऐसा क्या है जो इसका प्राइस $1200 है। इस बात पर फ्रैंक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे जॉर्ज को ऐसा लगता है जैसे ये आदमी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। लेकिन अकेले में नीना जॉर्ज को समझाती है कि क्या वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी ऐसी हो जिसकी यादें जिंदगी भर उनके साथ रहें। जॉर्ज जब एनी की तरफ देखता है तो वो कहती है कि डैड मुझसे मत पूछो, आप दोनों को जो सही लगे वो करो। एनी का चेहरा देखकर जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये केक पसंद है। एनी हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद वो भी कह देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से, ये वेडिंग प्लानर तो चाहेगा कि हम अपना सब कुछ बेचकर शादी में ही लगा दें। ये कहकर वो फ्रैंक को वापस बुला लेता है, लेकिन फ्रैंक उससे बात करने की बजाय नीना और एनी से ज्यादा बातें कर रहा था। जॉर्ज नोटिस करता है कि शुरुआत में ही उसे साइड किया जा चुका था और शादी का सारा कंट्रोल अब नीना और फ्रैंक के हाथ में चला गया था।
जिस तरह की शादी ये फ्रैंक नाम का बड़बोला प्लान कर रहा था, उसे देखकर एक एक पैसे का हिसाब लगाकर चलने वाले जॉर्ज को लग रहा था कि उसकी जेब से पैसा पानी की तरह बहने वाला है। हालांकि ये सब उसके बजट में था, लेकिन फिर भी ज्यादातर चीजें उसे फिजूल खर्ची ही लग रही थी। तभी फ्रैंक उसके पास आकर कहता है कि मिस्टर बैंक, आप थोड़ा सब्र और भरोसा रखो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि शादी ऐसी होगी जिससे आपको अपने एक भी पैसे का अफसोस नहीं होगा। जॉर्ज कुछ दिन शांत रहता है, लेकिन फिर एक दिन फ्रैंक का असिस्टेंट उसे मेहमानों का खर्च बताता है, जो होता है $250 पर हेड। अब जॉर्ज का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे 572 मेहमानों की लिस्ट बनाई हुई थी और $250 पर हेड के हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला था। अब घर जाकर वो इन 572 मेहमानों में से थोड़ी चटनी करने बैठ जाता है, लेकिन दोस्त और रिश्तेदार और क्लाइंट में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे लिस्ट में से हटा सके। फिर भी पैनिक में जॉर्ज अपने छोटे बेटे के इकलौते दोस्त को लिस्ट से हटाने लगता है, जिस पर एनी को गुस्सा आ जाता है और वो नाराज होकर ऊपर चली जाती है। आखिर अब जाकर जॉर्ज का दिमाग शांत होता है, कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो एनी को मनाने ऊपर जाता है, लेकिन तब तक वो एक मैगजीन पढ़ते पढ़ते सो चुकी थी। वो ये मैगजीन देखता है तो पता चलता है कि एनी कम खर्च में एक अच्छी शादी कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ रही थी। ये देखते ही जॉर्ज को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि पैसा बचाने की आदत के चलते वो ये तक भूल गया कि ये पैसा उसने अपने बच्चों के लिए ही तो कमाया है। अगर ये पैसा उसके बच्चों को खुशी नहीं दे सकता तो क्या फायदा ऐसे पैसे का। अब वो फैसला करता है कि शादी पर होने वाले खर्चों को लेकर वो ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगले ही दिन फ्रैंक अपनी टीम के साथ शादी की तैयारियों को फाइनलाइज करने आ जाता है। इस तरह शुरू होती है एक के बाद एक अरेंजमेंट की प्लानिंग, और हर प्लानिंग के साथ एक नया खर्च। जॉर्ज को कई चीजें गैर जरूरी लगती हैं तो कई में उसे चुप रहना पड़ता है, और कुछ को वो थोड़ा कम रखता है। जैसे 4 पार्किंग अटेंडेंट की जगह वो बस 2 की यामी भरता है। लेकिन खर्चे थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिससे जॉर्ज को ऐसा एहसास होता है जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। आखिर ठीक से सांस लेने के लिए वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाता है और एक शॉपिंग स्टोर में जाकर वहां के मैनेजर से जरा सी बात पर झगड़ा कर लेता है। इसका अंजाम यह होता है कि कई घंटे जॉर्ज को हवालात में काटने पड़ते हैं। नीना उसे छुड़ाने आती है और कसम लेती है कि शादी होने तक वो अब कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा और एक बेटी के बाप की तरह ही रिएक्ट करेगा। न खर्चों को लेकर पैनिक होगा और हर किसी से बस शादी के खर्चों पर ही बात करना बंद करेगा। बस अपनी बेटी की खुशियों को अपने दिल में बसा कर रखने की कोशिश करेगा। जॉर्ज मान जाता है और अगले दिन एनी के लिए एक तोहफा लेकर आता है, लेकिन इसे एनी को देने से पहले ही ब्रायन के मॉम डैड आ जाते हैं। वो भी ब्रायन और एनी को तोहफे में देने के लिए एक शानदार कार लेकर आए थे। ये देखकर जॉर्ज अपना तोहफा छुपाने लगता है, लेकिन एनी इसे देख लेती है और ये जानकर कि इसमें उसका पसंदीदा कैपेचिनो मेकर है, वो बहुत खुश होकर जॉर्ज के गले लग जाती है, बल्कि खुशी से थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद जब शादी की सारी शॉपिंग, सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं, एक दिन ब्रायन भी उसे वैसा ही एक गिफ्ट देता है, लेकिन एनी इसका गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि वो उसे 4 दीवारी में कैद होकर सबको खाना बनाकर देने वाली हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहता है। वही गिफ्ट जब उसके डैड ने दिया था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, लेकिन ब्रायन के गिफ्ट का वो इतना गलत मतलब निकाल लेती है कि उससे खूब झगड़ा करके घर आकर शादी कैंसिल करने को कहती है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। झगड़े में ब्रायन ने भी जॉर्ज की उस दिन वाली बात बता दी थी कि तुम्हारे डैड मेरे डैड की बैंक बुक में झांक रहे थे। इस बात पर जॉर्ज चुप रह जाता है और जो खुद कभी चाहता था कि एनी शादी ना करे, आज खुद ही जाकर ब्रायन से मिलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ब्रायन के दिल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा एनी समझ रही है, बल्कि वो तो एनी के गुस्सा होने से बहुत परेशान था और डर रहा था कि कहीं वो एनी को खो न दे। आखिर घर वापस आकर जॉर्ज एनी को समझाता है और आज वो उसे बता देता है कि ब्रायन के डैड की बैंक बुक वाली बात सच थी। एनी ये सुनते ही नीचे जाकर ब्रायन से लिपट जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन ब्रायन उल्टा उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जॉर्ज के खांसने पर भी वो उसका ध्यान नहीं करते। आखिर जॉर्ज को ही कमरे में वापस जाना पड़ता है। इसके बाद जॉर्ज खुशी खुशी शादी की फाइनल तैयारियों में लग जाता है और आखिर शादी से पहली रात आ जाती है। उस रात जॉर्ज सो नहीं पाता। रह रहकर एनी के बचपन से लेकर अब तक के सारे खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने आते रहते हैं। तभी वो देखता है कि एनी भी नहीं सोई है और अकेले में बास्केटबॉल हाथ में लेकर टहल रही है। पता चलता है कि उसकी भी वही हालत थी। जिस घर में उसने अपना पूरा बचपन बिताया, उसे छोड़कर जाने की सोचकर उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एनी खुश होने लगती है, लेकिन जॉर्ज को खामोश देखकर उसे लगता है कि वो बर्फबारी की वजह से होने वाले एक्स्ट्रा खर्च को लेकर परेशान है। मगर अगले ही पल वो उसके गले से लग जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके डैड आज एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से नहीं बल्कि उसके जाने को लेकर इमोशनल हो गए हैं। अब बर्फ पड़ने की वजह से थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन फ्रैंक अपनी टीम के साथ जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करने में लग जाता है। यहाँ तक कि अपने असिस्टेंट के साथ वो खुद भी बर्फ हटाने लगता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। जॉर्ज जितना उसके बारे में सोचता था वो उतना भी पैसे ऐंठने वाला नहीं निकला। बस वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट था। उसका एक ही गोल था कि शादी ऐसी हो कि लोग लड़की वालों के साथ साथ उसे भी याद रखें।
उसे जॉर्ज और घर के सभी मेंबर्स के ड्रेसिंग स्टाइल का ख्याल था। हर चीज अपनी जगह पर अच्छी तरह सजी हो, इस बात का ख्याल था। उसे मेहमानों के उठने बैठने, खाने और उनकी गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी, इन सब बातों के लिए वो इधर से उधर दौड़ा फिर रहा था। जॉर्ज का भी यही हाल था। वो हर चीज टाइम पर हो, इस बात को लेकर ज्यादा फोकस था। इसलिए सबसे पहले तैयार होकर वो एनी को भी जल्दी तैयार होने को बोल रहा था। जब वो दुल्हन की ड्रेस में किसी राजकुमारी की तरह उसके सामने आती है तो जॉर्ज उसे देखता ही रह जाता है। खास बात ये थी कि एनी ने दुल्हन की ड्रेस पर जो शूज पहने थे वो जॉर्ज ने ही अपनी फैक्ट्री में स्पेशली डिजाइन करवाए थे, जिन्हें एनी उसे बहुत खुश होकर दिखा रही थी। आखिर वो सब चर्च पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आते ही जॉर्ज नर्वस होने लगता है। उसका दिमाग खाली सा हो जाता है, यहाँ तक कि एक लाइन जो लड़की के बाप को बोलनी होती है वो भी बड़ी मुश्किल से उसे याद आती है। फिर एनी और ब्रायन के एक दूसरे को अंगूठी पहनाते ही जॉर्ज ना चाहते हुए भी इमोशनल होने लगता है। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था, फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाया, क्योंकि यही वो पल था जब उसे रियलाइज हुआ कि अब जब भी वो काम से घर आएगा तो एनी उसे वहां नहीं मिलेगी। उसकी वो हंसी, वो शरारतें, उसके साथ वो बास्केटबॉल खेलना, इन सब के बिना ही उसे रहना होगा। इसके बाद रिसेप्शन होता है, जहां सारे मेहमान जॉर्ज से मिलने, उससे बातें करने और ये बताने को बेताब थे कि शादी का इंतजाम कितना अच्छा रहा। खास तौर से वो हंस, जिन पर पैसा खर्च करने के जॉर्ज एकदम खिलाफ था। सब लोग उससे मिलना चाहते थे, मगर जॉर्ज एनी से मिलना चाहता था, उससे आखिरी बार ठीक से बातें करना चाहता था। लेकिन एनी ब्रायन के साथ फोटोशूट में बिजी थी, इसलिए वो सोचता है कि चलो खाना ही खा लिया जाए। मगर तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं। जॉर्ज को समझ नहीं आता कि क्या हो गया, लेकिन बाहर आकर पता चलता है कि बहुत से मेहमानों की गाड़ियां पार्किंग की जगह रोड पर ही खड़ी रह गई थी। जॉर्ज को समझ आ जाता है कि ये 4 की जगह 2 पार्किंग अटेंडेंट हायर करने का अंजाम है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वालों को कैसे हैंडल करे, लेकिन तभी फ्रैंक वहां जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि हमने 4 पार्किंग अटेंडेंट हायर किए थे, लेकिन उनमें से 2 को बुखार आ गया, इसलिए ये परेशानी हो गई। पुलिस वाले भी ये बात समझते हैं और जल्दी जल्दी सारी गाड़ियां पार्किंग में लगाने को कहकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जॉर्ज के बेटे का दोस्त, जिसका इन्विटेशन जॉर्ज कैंसिल करने वाला था, वही इस मुसीबत में उसके काम आता है, क्योंकि वो गाड़ी चलाना जानता था। जल्दी जल्दी जॉर्ज के साथ वो सारी गाड़ियां पार्किंग में लगवा देता है, लेकिन इस सब के चक्कर में जॉर्ज एक सबसे जरूरी मोमेंट मिस कर देता है। एनी के जाने का वक्त हो गया था। उसकी आंखें भीड़ में अपने डैड को ही तलाश कर रही थी, लेकिन जब वो कहीं दिखाई नहीं देता तो एनी को बिना उससे मिले ही जाना पड़ता है और कुछ ही पलों के फासले से जॉर्ज एनी को गुड बाय कहने से रह जाता है। अब शादी में आए आखिरी मेहमान के चले जाने के बाद जॉर्ज और नीना घर में एकदम अकेले बैठे थे। थोड़ी देर पहले तक जो घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ रौनक थी, चेहरे खिले हुए थे, वहां अब एक उदासी छा गई थी। मगर तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। जॉर्ज फोन उठाता है तो ये एनी थी, जिसने एयरपोर्ट से सिर्फ इसलिए फोन किया था ताकि अपने डैड को गुड बाय कह सके। वो इमोशनल होकर कहती है कि डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जिस पर जॉर्ज भी यही कहता है और उसके हनीमून के लिए बेस्ट विशेस देता है। फोन कटने के बाद वो नीना को बताने लगता है कि एनी का फोन था, लेकिन अब तक उसका गला भर चुका था, चेहरा ऐसा हो गया था जैसे रो ही पड़ेगा। ये देखकर नीना उसके पास आती है, उसके साथ धीमा धीमा डांस करने लगती है, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।